हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमारा पहला टॉपिक द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द हिस्ट्री, अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस देखे गए थे। आज उसी का एक पार्ट, एक हिस्सा बन के ये आगे चलते चले जाएंगे। तो आज का हेडिंग है द रेसेस ऑफ इंडिया। द रेसेस ऑफ इंडिया। भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न जाति के अलग अलग तरीके के लोग जिया करते हैं। तो उनको, उन रेसेस को बहुत सारे हिस्टोरियंस अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइप्स के रेसेस हमें देखते हैं। 5 टाइप के रेसेस हमें कौन से देखते हैं अगर बोलेगा तो मंगोलाइट्स, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, मेडिटेरेनियन, नार्डिक एंड निग्रिटो। तो यहाँ पे ये रेसेस बताने का मकसद ये है, तो कौन से रेसेस कहाँ पे होते थे और कौन से रेसेस को हमें क्या पुकारते मॉडर्न जमाने। तो पहले ले लो भाई मंगोलाइड। ये मंगोलाइड के जो रेस है, ये मंगोलाइड रेस के जो लोग हैं, ये मंगोलाइड रेस के सबसे ज़्यादा ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर नजर आते हैं। वहाँ पे ईस्टर्न स्टेट्स जो मेघालय, असम, मणिपुर, ये इलाके में क्या है, मंगोलाइड लोग नज़र आते हैं। अब सेकंड रेस प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड इंडिया के वेस्ट साइड में नज़र आता है। इंडिया के वेस्ट साइड कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, ये इलाके में क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड नज़र आता है। मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, नार्डिक, ये बहुत बेहतरीन रेस है और इसके बारे में तुम्हें याद रखना है। नार्डिक रेस के लोगों को हम आज के ज़माने में आर्यंस के नाम से जाना जाता है। ये नार्डिक टाइप रेस के एक लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये नार्डिक जो रेस है, ये जो आर्यन पीपल्स हैं, ये खूबसूरत लोग हुआ करते थे और अभी भी खूबसूरत है। ये सबसे ज़्यादा अब के नॉर्थ इंडिया में नज़र आते हैं। नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, ये इलाके में नॉर्थ इंडिया में। तो अब बचा कौन सा हिस्सा? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर कौन से लोग रहते हैं बोलेंगे तो मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन लोग क्या है, साउथ इंडिया के अंदर नज़र आते हैं, जिनको हमें द्राविडियंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमको पता है द्राविडियंस और आर्यंस, लेकिन इनको क्या कहते थे मैं आपको बता चुका। तो ये 5 और एक टाइप, लास्ट टाइप का जो रेस है निग्रिटो। ये निग्रिटो लोग बहुत काले और बहुत एक निचले किस्म के लोग इनको माना जाता है और ये सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार, अब प्रेजेंट इंडिया के अंदर अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। ये हमारे इंडिया के रेसेस हैं। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन हिस्ट्री के अंदर, उसी के अंदर ये टॉपिक डाल के ख़त्म कर दीजिए। अब डालिए द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन। डेवलपमेंट स्टेजेस हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री नहीं है, अभी मैं डिवाइड नहीं किया है इसके अंदर। तो ये पूरे वर्ल्ड को भी अप्लाई हो सकता है और होता भी क्या है, तो समझ लो यहाँ पे इस टाइप के रेसेस हैं। तो हमें आगे का जो हमारा, तो मैं बताया तुमको आगे का हेडिंग क्या है और एक बार बताऊंगा। तो अभी तक जो रेसेस हम देखे, इस रेसेस को देखे जवाहरलाल नेहरू एक बात बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेड इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट। इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट। किसे भी अंदर ले सकते, किसे भी रहने के लिए जगह कर देती है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग पाए जाते हैं बोल के जवाहरलाल नेहरू इट इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ इंडिया, इज़ अ मेल्टिंग पॉट करके पुकारते हैं जवाहरलाल नेहरू। ओके,
ओके फ्रेंड्स, आगे चलते जाएंगे। हाँ, तो आपको ये नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करने वाले तो कर चुके हैं और कमेंट करने वाले कमेंट कीजिए। मैं उसका आपके कमेंट डेली देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो कोई कन्फ्यूजन या तो कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आए, तो मैं इसके हिसाब से समझ लूँगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो सब क्लियरली आपको समझ रहा है। भाई समझ आपको पूरा समझ रहा है तो लाइक्स क्यों देखने नहीं मिल रही है, मुझे हैरानी हो रही है। तो अगर आप लाइक्स नहीं करेंगे तो समझ में आएगा कि मेरी टीचिंग में कुछ दोष है, तो मैं आगे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स माइंड में आते रहते। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे आगे बढ़ाते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स, आगे जितने भी फ्रेंड्स हैं पढ़ने वाले उनको उन तक ये वीडियोस वगैरह पहुंचाती चले जाइए और उनको कहिए कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर वीडियो डालने के बाद में आपको सूचना मिल जाएगी, घंटी बज जाएगी अभी 10 बोल के। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आपको बताया था मैं, डिफरेंट या तो डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या तो ह्यूमन क्या है। तो याद रखियो भाई, पहला स्टेज, पहला पॉइंट, द वर्ल्ड क्रिएटेड बिफोर द वर्ल्ड क्रिएटेड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये दुनिया 4.6 बिलियन साल पहले वजूद में आई। उसके बाद में 0.7 बिलियन 0.7 बिलियन मतलब 70 करोड़ ईयर्स एगो 70 करोड़ ईयर्स एगो ये दुनिया में एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हुआ जहाँ पे इंसान जिंदा रह सकता है। एनवायरमेंट क्रिएट हो, सिर्फ इंसान अभी नहीं आया, ज़मीन पैदा हुई, एनवायरमेंट क्रिएट हुआ 70 करोड़ ईयर्स एगो। 50 करोड़ ईयर्स एगो द सिंगल सेल्ड एनिमल the single celled animal amoeba was found in the Africa। साइंस के हिसाब से अमीबा से इंसान बना, अमीबा से एक सिंगल सेल्ड एनिमल है। तो ये 50 करोड़ साल पहले अफ्रीका के अंदर नजर आता 50 करोड़। अब 50 करोड़ हुए, अब तो 30 लाख ईयर एगो, लाख में आ गए, अब 50 करोड़ चलेगा। तो ये 50 करोड़ से 30 लाख ईयर्स एगो के दरमियान, तो 30 लाख ईयर्स एगो हमको क्या नज़र आते हैं बोले तो, इंसान के जन्म को, इंसान बनने के वजूहात पाए जाते हैं। इंसान कैसा बना, इंसान किससे बना, वो जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल जैसे कि गिब्बन है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, ये सब चीज़ें क्या है 30 लाख साल पहले नज़र आती। हाँ, और अब एक चीज़, इसमें बहुत सारा जो डेट्स हैं वो एक्यूरेट हैं, और अब आगे चंद जगह डेट्स को आपको काम पे देख लेना है, वो भी मैं सोर्स बता देता हूँ तुम लोग को। लेकिन मैं एक बुक रेफ़र किया हूँ, तो वो बुक के रेफ़र के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊँगा। तो 30 लाख की बात आ गई, तो 30 लाख के बाद में हमें सीधा डेट देखती 40,000 साल। 40,000 साल पहले अब जो मौजूदा इंसान है, इंसान पैदा हुआ, जिसे हमें होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। तो इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। इंसान बन गया 40,000 साल। चंद बुक्स में 2 लाख साल पहले बोला जाता है। पैलियोलिथिक एज का जो एज चेंजेस है, इसे क्या है 8th की टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, उसमें दे दिया 2 लाख से 1 लाख दिया है, तो सॉरी 4 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 1 लाख, 3 एरा बनाता है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज बोल गया, वो भी पूरा देख लीजिए और ये भी रेफर कीजिए। दोनों में कौन सा क्वेश्चन आंसर आएगा आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब इंसान पैदा हुआ,
तो अब स्टार्ट होते इंसान की जिंदगी। इंसान की जिंदगी, तो इस इंसान की जिंदगी या 40,000 साल से पकड़ के हमें अब तक की हिस्ट्री पढ़ना है। ये 40,000 साल को किस तरह हमें डिवाइड करेंगे बोले तो बहुत ध्यान से सुनते जाओ। यहाँ पे 4 से 5 मैं हिस्से करते जाऊंगा। पहला हिस्सा पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज अहद कदीम बोलते हैं हमें उसे, पुराना जमाना। कहाँ से कहाँ तक? 40,000 साल से 10,000 साल तक का वक्त। मैं पहले कल ही बोला हूँ BCE मतलब रिड्यूस होते आती 40,000 से 10,000। ओके, ये पैलियोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक मतलब इधर पैलियो मतलब पुराना, इधर नियो मतलब नया, दोनों के बीच में का। तो इसकी एज क्या है? 10,000 से 8,000 BCE। 10,000 से 8,000 BCE। अब 8,000 से 4,000 BCE तक ये नियोलिथिक एज है। नया पत्थर का जमाना बोलते हैं उर्दू, तो नया पत्थर, जदीद पत्थर का जमाना, ऐसा डिवाइड किया। इसके बाद में जो आते वो मेटल एज आता। मेटल एज कहाँ से? तो 4,000 से पकड़ के इधर, 4,000 से पकड़ के इधर जो भी जमाना आते वो मेटल एज आते। उसके अंदर भी 2 एज बनाते मेटल एज के अंदर, एक कॉपर एज, एक आयरन एज। तो 4,000 से इधर ये मेटल एज हुआ, तो 2 मेटल उससे डिवाइड करना है अब। तो पहला कॉपर एज, हाँ ये भी याद रख लीजिए, मैं बताऊंगा आगे। कॉपर एज को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, क्यों आगे बताते जाऊंगा। कॉपर एज 4,000 से 1,000 और 1,000 से इधर आर्यन से, वो क्या है? आयरन एज। तो भाइयों याद रखियो, मेटल एज और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों साथ में पढ़ते हैं। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी 3,000 साल पहले। तो मेटल एज कब स्टार्ट हो रहा है? 4,000 साल पहले। 3,000 4,000 दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब कॉपर एज रहता है उसी टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन रहती है। क्लियर है? जब कॉपर एज रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन रहती है। सॉरी, फ्लाइट मोड में डाल रहा हूँ थोड़ा। ओके, जब कॉपर एज, सॉरी हाँ, कॉपर एज इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेम में, और जो आयरन एज है वो आर्यंस के ज़माने के साथ जुड़ा के पढ़ना चाहिए। क्योंकि यही बात पे एक बात आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते जब क्लियर होते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन का पता नहीं था, लोहा उनको नहीं मालूम था, क्योंकि उनके टाइम में कॉपर एज था, सिर्फ कॉपर मालूम था। ये याद रखिए। क्लियर हो मेरे पूरे पॉइंट्स? तो अब एक एक लीजिए। पैलियोलिथिक एज। ओके, पैलियोलिथिक एज, इसे पैलियोलिथिक ही क्यों कहा गया? मतलब याद रख लीजिए, ये एक ग्रीक वर्ड, सॉरी लैटिन वर्ड। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड, सॉरी ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। पैलियो मीन्स पुराना, लिथिक मीन्स पत्थर। लिथिक मीन्स पत्थर, पुना कदीम पत्थर का ज़माना, पैलियोलिथिक एज। तो ये ज़माना ऐसा क्यों है? ये ज़माना ऐसा क्यों है? ये बहुत ध्यान से सोचिए। पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में क्या भी फ़र्क मालूम नहीं है, सब आराम से तुम याद कर सकते हो। क्या है? कुछ नहीं है। पैलियोलिथिक एज में पूरा इंसान जानवर की तरह रहता था, बड़े से बड़े पत्थर का इस्तेमाल करता था। अच्छा समझ लो, मान लो एक जानवर चला जा रहा है, इसे भूख लगी, तो जानवर को मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर है, तो पत्थर उसके ऊपर डाल दिया तो वो उसका हथियार होगा, उसके साथ लेकर फिरता था। ऐसे पत्थर के ज़माने में ऐसा उसके हथियार हुआ करते थे। हाँ, रहने के लिए घर का इंतज़ाम नहीं था, कहाँ पे भी रहता था, दरख्त के टहनी पे, शेर की गुफा में,
जो ऑलरेडी बन चुका है उसके अंदर रहा करता था। इनको खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं मिली, सिर्फ क्या मिलता है वो खा जाए। फल मिला खाने का कच्चा, सब ऐसा ही इनकी खाने की चीज़ थी। तो इसीलिए इनके टाइम में एक पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है क्वार्टराइज पत्थर। इसीलिए ये ज़माने के इंसान को क्वार्टराइज मैन भी पुकारा जाता है। क्वार्टेजाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये पत्थर है क्वार्टेजाइट बोलते हैं। क्वार्टेजाइट। नेक्स्ट यहाँ पे इनको न घर बनने का मालूम था, न घर में रहने का मालूम था, सभी पूरा इनको कुछ न, तो समझ लो उतना ज़्यादा इसमें डीप पढ़ने की भी जरूरत तो नहीं है। हाँ, और एक इंसान, इस ज़माने का इंसान एक जगह पे नहीं रहता। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैलियोलिथिक एज याद रखो। अगर इन्हें याद रहा तो आगे के दोनों भी माल इजीली समझ में आते। क्या है यहाँ पे घर बनने का नहीं मालूम होता, नियोलिथिक एज में घर बन जाता। इनको खाने पीने का मालूम नहीं था, इनको आग का पता नहीं था, नियोलिथिक एज में मालूम पड़ जाता। ऐसा इसी तरह पता चलता। मरे हुए शरीर को फेंकना, जलाना, क्या दफनाना, ये कुछ भी इनको मालूम नहीं था। कहाँ मरते इंसान वहीं पर। हाँ, यहाँ पे इतना पढ़ लिए है मैं, तो पैलियोलिथिक एज में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है, तो वो बोले तो इस ज़माने के आखिर में आग का पता चलता है। इस ज़माने के आखिर में आग का पता चलता है। ये एक चीज़ हमें याद रखना जरूरी। वो भी कहाँ, आग का पता कहाँ पे चलता है? आंध्र प्रदेश का एक प्लेस है करनोल बोलते हैं, उस करनोल में आग का पता चलता है। क्यों करनोल ही क्यों, आगे दूसरा जगह क्यों नहीं था? क्योंकि करनोल के अंदर एक गुहा है, केव है, केव। उस केव में सामने एक आग का कुंडा है, आग का एक वो स्वाहा डालते हैं ना फिल्म वगैरह, आग का सामने एक कुंडा रहे तो ऐसा आग है। इधर बाजू इंसान है, इंसान की हड्डियां पड़ी हुई हैं, उधर सामने बाजू शेर की हड्डियां पड़ी। तो इससे पता चलते आखिर में शेर का गोश्त इंसान जलाकर खाना सीख चुका था पैलियोलिथिक एज के अंदर ही, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसी जिंदगी इनकी नहीं। ओके, इतना समझ में आया गाइस? अब मेसोलिथिक एज, कुछ नहीं, पैलियोलिथिक एज के आखिर में जो कुछ हो रहा था, यहाँ पे चेंजेस कुछ थोड़ा होते चले आती हूँ। तो नाच बात दूसरा क्या बोले, मेसोलिथिक एज, मेसो मिडवल, मेसो का जो मीनिंग है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। मेसो मीन्स मिडवल, बीच में का, और लिथिक मतलब पत्थर, वस्ते का पत्थर। लेकिन यहाँ पे इसे हमें क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी इसे कहा जाता है। क्यों माइक्रोलिथिक एज ही की इसे इस्तेमाल किया जाता है बोल के? पैलियोलिथिक एज को कंपेयर करें तो इस ज़माने के जो इनके इक्विपमेंट्स थे, या तो क्या जो इनके हथियार थे, वो छोटे होते। हाँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिया था, कुत्ता चले गए, कौन सा भी एक जानवर चले गया तो उसे पत्थर लेके डाल दिए, कितना बड़ा भी, तो उनका क्या है, एक हथियार है समझते थे। लेकिन मेसोलिथिक एज में उसे कट करके किस तरह से शेप देना, ये यहाँ पे मालूम। चाकू बनाना है तो उसे सामने करके, हाँ पत्थर में बनता था, पूरा पत्थर में ही बना था, लेकिन छोटे छोटे यहाँ पे उनके हथियार नज़र आती, इसीलिए तो इसे मेसोलिथिक एज कहा जाता। हाँ, तो ये जो हथियार बनाने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल करते हैं ना, जिसका नाम है कैल्सीडेनी। ये सिलिकेट पत्थर है, सिलिकेट का पत्थर है, कैल्सीडेनी बोल के एक पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन, लंबे लंबे तीर बनाए जाते हैं, कुल्हाड़ी बनाई जाती है, सब कुछ बनाया जाता है इस काम में। इंसान क्या है, अपने ग़िज़ा को हासिल करने के लिए जंगल में शिकार करते,
शिकार करने का स्टार्ट हुआ, लेकिन पका के खाना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी स्टेबल लाइफ नहीं है, एक जगह पे रुक नहीं रहा, लेकिन सब कुछ बदलाव आ रहा है। इस ज़माने के आखिर आखिर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, इस ज़माने के आखिर आखिर में इंसान मट्टी के जो पॉट रहती है, पॉट बनाना सीखता है। मिट्टी का पॉट, ठंडा पानी पिए ना, हाँ, तो उस मिट्टी का पॉट बनाना शुरू किया। देखो पूरा स्टेबल में। अब नियोलिथिक एज, नियो तो मालूम ही, नियो मतलब नया, लिथिक मतलब पत्थर, नियोलिथिक एज इट इज़ ऑल्सो ग्रीक वर्ड। यहाँ पे सब कुछ चेंज होता है। क्या होता है, पहले हथियार ले लो इनका, कैसा हथियार रहता है इनका, एकदम नोकीला, एकदम चमकदार, पीछे पकड़ने के लिए मुट्ठी, उसकी मुट्ठी रहती नहीं, उसका हैंड, जो भी हथियार रहते हैं उसका हैंड लकड़ी का। एक जगह पे रहना शुरू किया इंसान, दर बदर भटकता था नहीं, एक जगह पे स्टेबल था। इतना हम है ना, यही चीज़, एक स्टेबल घर बनाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया, अनाज उगाना सीख लिया, पूरा इंसान क्या है यहाँ पे एक सिविलाइज्ड पर्सन बनने की काबिल बन गया। तो आगे चलकर सिविलाइजेशन बन गया। यहाँ पे लिथिक एज कंप्लीट हो गया, इंसान नए नए कॉपर वैसा इन्वेंशन करने लगा और एक जगह पे रहना स्टार्ट किया। स्टेबल ज़िंदगी थी, स्टेबल ज़िंदगी के साथ साथ चार जने मिलकर रहना सीख लिया, तो इसीलिए सोसाइटी बनी, सोसाइटी सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर ले लो इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चीना सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, अलग अलग सिविलाइजेशन बनते हैं। तो समझ लो वो नियोलिथिक एज के बाद में ही बनते हैं। नियोलिथिक एज में सिर्फ इंसान, कंप्लीट एक इंसान बनता है, जहाँ कहाँ पे एक स्टेबल ज़िंदगी गुजारते, एक कुछ करता है, पानी लाना, कुआं खोदना, पानी फराम करना फसल को, ये चीज़ें करते रहते हैं। बाद में एक सोसाइटी की ज़िंदगी गुजारते तो उन्हें क्या आता है, सिविलाइज्ड इंसान बन जाता है। हाँ, नियोलिथिक एज के अंदर इंसान अपने लिए पालतू कुत्ते का भी इस्तेमाल करता था। क्यों? क्योंकि खेती करना था। ओके, खेती करने के बाद में उसका अनाज मिलता था, अनाज घर में ला के रखते थे, उसे चोरी किए बिना, उसे हिफाजत करने के लिए कुत्तों का पालन किया जाता था। तो कुत्ते पालते थे। तो एग्जाम्पल ऐसा क्या प्रूफ है कि बोले तो तमिलनाडु का एक प्लेस है तिरुनेलवेली। इस तिरुनेलवेली के अंदर इंसान की हड्डियों के साथ कुत्ते की हड्डियां भी क्या है, नजर आए। तिरुनेलवेली तो एक जिला है, उसके अंदर का आदि चन्नैयार कहने का एक और एक प्लेस है। तिरुनेलवेली के आदि चन्नैयार कहने के प्लेस में क्या है, ये नजर आता है। हाँ, नियोलिथिक के आखिर में इंसान को दफनाने का सिस्टम नज़र आता है। कैसा दफनाने का सिस्टम बोलेगा तो एक बड़ा सा पॉट बनाया जाता था, उस पॉट में इंसान को रखते थे। उस पॉट के चारों तरफ से तीन तरफ से इधर एक समझ लो एक पॉट है, पॉट में इधर एक लकड़ी, इधर एक लकड़ी, इधर एक लकड़ी, ऊपर रूफ, ऐसा करके उसे दफनाया जाता। ये तुम्हारा क्या है, नियोलिथिक एज। अब मेटल एज के अंदर आपको मैं पहले ही बताया हूँ, मेटल एज के अंदर दो, एक कॉपर एज, अब एक आयरन एज। कॉपर एज और आयरन एज। कॉपर एज को और एक नाम से पुकारते हैं, बोला था ब्रॉन्ज एज। उसे और एक नाम से पुकारते हैं चाल्कोलिथिक एज, या तो कैल्कोलिथिक एज, CHALCO, चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज से नाम क्यों चाल्को? चाल्को मीन्स कॉपर। ये भी क्या है, हमें एक ग्रीक वर्ड ही देखते हैं सब। चाल्को मीन्स क्या है, हाँ कॉपर। लिथिक मीन्स पत्थर के साथ कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चाल्कोलिथिक एज हुआ।
हेडिंग डालो चाल्कोलिथिक एज, या तो कॉपर एज, या तो ब्रॉन्ज एज। तो चाल्कोलिथिक एज के अंदर चाल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स सॉरी चाल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स पत्थर। ये चाल्कोलिथिक एज के अंदर हमें याद रखना क्या है, यहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह सब सटल लाइफ है, यहाँ पे कुछ दूसरा याद रखना है। ये चाल्कोलिथिक एज आगे आगे ब्रॉन्ज एज बनता है। ब्रॉन्ज एज के किस लिए बनते हैं, तो कॉपर के साथ पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, अब यहाँ पे कॉपर के साथ ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं, टिन का इस्तेमाल करते हैं, वो ब्रॉन्ज बन जाता है। 9 हिस्सा, इतना एक एग्जांपल ले लो, 9 किलो कॉपर का इस्तेमाल करें तो 1 किलो क्या है उसके अंदर टिन मिलाया जाता है। तो कॉपर और टिन मिलने के बाद में हम लोग क्या ब्रॉन्ज बनता था। तो आगे चलकर ब्रॉन्ज की कुल्हाड़ी बनाना शुरू किया गया। ब्रॉन्ज का सब कुछ इस जमाने के अंदर क्या है, ब्रॉन्ज का नजर आता है। नेक्स्ट आयरन एज, जिसे हमें मेगालिथिक एज भी, मेगा मतलब आयरन, ये ग्रीक वर्ड है ना इसीलिए चेंज हुआ। मेगा मतलब आयरन है, मेगालिथिक एज, यहाँ पे पूरा आयरन का इस्तेमाल किया जाता था। क्या लेते, हाँ यहाँ पे ये जो मैं अब बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसान को सबसे पहले मालूम होने वाला मेटल धात कौन सा है बोले तो सोना है, लेकिन सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला जो मेटल है वो क्या है, कॉपर है। कॉपर पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला कौन सा, ये जो मेटल है, जो धात है, वो क्या है, कॉपर है। तो मिलने वाला पहला कौन सा है, सोना है। हाँ, तो सोना होने के बावजूद कॉपर का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोना बहुत नरम चीज़ है, इससे कोई हथियार नहीं बनाया जाता, सिर्फ लॉकेट्स वगैरह ऐसा कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, इसीलिए क्या है वहाँ पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो भाइयों आज के इस वीडियो में क्या है, हमें ये देख लिए तो आपको समझ में आया होगा तो मैं क्या बताना चाहता था, क्या हुआ और क्या क्या है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट वाला कुछ नहीं है। पैलियोलिथिक एज एक ऐसा इंसान जिसे कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, कपड़ा पहनना मालूम नहीं है, खाना मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, आखिर में आग मिलते। मेसोलिथिक एज एक ऐसा इंसान जो डेवलपमेंट स्टेज में है, छोटे छोटे पत्थर्स के ये बनाया जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या है, इसे पॉट बनाने का सिस्टम मालूम होता है। नियोलिथिक एज में पूरा एक जगह पे स्टेबल ज़िंदगी, एक फसल उगाना, ऐसा कुछ क्या है यहाँ पे नज़र आता है। और यहाँ पे एक पालतू कुत्ता भी नज़र आता है। यहाँ पे ये 3 एज ख़त्म हो गए तो यहाँ पे सोसाइटी बनती। हाँ, तो ये भी याद रख दे, कॉपर एज या तो क्या है, चाल्कोलिथिक एज और मेगालिथिक एज दोनों भी सिविलाइज्ड पर्सन्स के अंदर, सिविलाइज्ड पीपल के अंदर नज़र आता है। कॉपर एज इंडस वैली सिविलाइजेशन को कनेक्ट है और आयरन एज आर्यंस को कनेक्ट है। तो मतलब क्या है, कॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन को मालूम था लेकिन आयरन नहीं मालूम था। आयरन आर्यंस के आने से पता चला, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पीसफुल माइंडेड थे, वार नहीं करते थे। लेकिन आर्यंस वार करने वाले लोग थे। ये चंद हिस्टोरियंस बताते हैं ऐसा। तो प्लीज़ और एक बार आपके पास रिक्वेस्ट है, अगर ये टीचिंग वे आपको नहीं पसंद आया तो सीधा तुम्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे और कुछ। हाँ भाइयों, और एक बात याद रख लियो, मैं सिर्फ बोलता क्यों जा रहा हूँ, यहाँ पे आपका काम ज़्यादा है लिखना और पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त में वक्त में यहाँ पे बोर्ड का इंतज़ाम नहीं है। अगर बोर्ड का इंतज़ाम होता तो बार रिपीट करके आपको मैं यहीं पे याद करा देता, लेकिन यहाँ पे वो इंतज़ाम नहीं है। समझ लीजिए और इसको बहुत अच्छी तरह से सुनिए और आगे तक पहुँचाइए, वरना हम लोगों का जो उम्मीद है, हम लोगों का जो एक
आगे लोगों तक पहुंचाना करने का जो जज्बा है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है पूछो, इंशाल्लाह उसको मैं हल करके बताऊंगा। इसे नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। मैं पहले से भी बता रहा हूँ आपको, नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। हाँ, और ये भी याद रख लो, ये कौन से भी NCERT बुक्स के अंदर तुमको नज़र नहीं आते, हाँ वो तो भी थोड़ा शॉर्ट बाइल में तुमको तो बताया जाएगा। हाँ, वो डेट्स देख लियो भाइयों, डेट्स देख लियो। तो फिर भी हमारी तरफ से कुछ कोताही हुए तो उसे अल्लाह के लिए माफ़ कीजिए। तो भाइयों फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, जब तक के लिए एक विराम लेता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।